हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हम सफ़र पे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है। आज डिस्कस करेंगे बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 2 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, वह इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स सेक्शन का एक नया चैप्टर है पॉवर्टी, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। हम पॉवर्टी के सारे आयाम को, सारे डायमेंशन को देखेंगे। और मैं बता दूं कि ये जो वीडियो होगा वो बाईलिंगुअल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी वाले भी स्टूडेंट आसानी से इस वीडियो को समझ सकते हैं और इंग्लिश वाले तो समझेंगे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने ध्येय वाक्य से, चलो ग्रामीण प्रशासन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे सबसे पहले आपको डिफिनेशन कि पॉवर्टी यानी निर्धनता क्या होता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता के प्रकार। इसके बाद फ्रेंड्स, जो तीसरा होगा हमारा सब टॉपिक, वह होगा चैलेंजेज रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा के निर्धारण में क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या चुनौतियां हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, बेसिस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया एंड बिहार। बिहार और इंडिया में पॉवर्टी के कौन कौन से बेस हैं, जैसे रिलीजन वाइज देखेंगे तो कुछ खास जो रिलीजन है ज़्यादा गरीब हैं, कास्ट वाइज देखेंगे तो कुछ कास्ट ऐसे हैं जो ज़्यादा गरीब हैं, सेक्स वाइज देखेंगे तो देखेंगे कोई खास लिंग है जो ज़्यादा गरीब है। तो इन सारे चीज़ों को हम विस्तार से देखेंगे। इसके बाद रीजन देखेंगे, आखिर भारत में और बिहार में पॉवर्टी का क्या कारण है, गरीबी का क्या कारण है। इसके बाद गवर्नमेंट है जो क्या क्या स्टेप ली है इस पॉवर्टी से उबरने के लिए, वो भी हम देखेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, एज ए ऑफिसर आपको तो सजेस्टिव मेजर देना ही देना है, तो सजेस्टिव मेजर भी 3-4 दे करके इस क्वेश्चन को निपटा देंगे। यानी यह क्वेश्चन अपने आप में एक पूरा प्रश्न है, यानी कि पॉवर्टी से रिलेटेड किसी भी तरह के डायनेमिक प्रश्न आए तो आप इस क्वेश्चंस को आसानी से लगा पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे डिफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी की परिभाषा। ठीक है, तो व्हेन ए पर्सन इज नॉट एबल टू मीट आउट द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट विथ देयर इनकम, कोई आदमी है जो अपना फंडामेंटल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता है अपने इनकम के द्वारा। ठीक है, इसके बाद लिखना है द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स आर ब्रेड, क्लॉथ्स एंड होम। और उसका जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, आधारभूत जो उसकी ज़रूरत है, वह है रोटी यानी ब्रेड, क्लॉथ कपड़ा और होम्स मकान। यानी कोई पर्सन है जो अपने आय से फंडामेंटल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता है, और फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है ब्रेड, क्लॉथ और होम्स। तो दिस स्टेज इज कॉल्ड पॉवर्टी। तो उस स्थिति को गरीबी कहा जाता है, निर्धनता कहा जाता है। तो यह मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो बता दिया, उसमें मैंने पॉवर्टी का डिफिनेशन बता दिया। चलिए, तो पहला पोर्शन खत्म, डिफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी का डिफिनेशन आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, कि गरीबी के प्रकार। देखिए, तो गरीबी के प्रकार ऑन टेक्निकल बेसिस इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है रिलेटिव पॉवर्टी और दूसरा है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। फ्रेंड्स, तो आपका रिलेटिव पॉवर्टी है फ्रेंड्स, वह रिलेटिव वाइज देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी गांव में 100 लोग रहते हैं, तो इसमें देखा जाता है कि जैसे 10 लोग को हम देखें, ठीक है, 10 लोग बहुत अमीर हैं, 10 लोग बहुत गरीब हैं, बाकी लोग एवरेज हैं, 80 लोग। अब क्या होगा कि कंपेयर किया जाएगा, जो 80 लोग हैं फ्रेंड्स, वह उनमें से जो सबसे ज़्यादा अमीर हैं उनसे यह कितना मतलब कि गरीब हैं ये देखा जाता है, या फिर जो गरीब हैं तो गरीब से ये जो कितना अमीर हैं ये देखा जाता है, एंड रिलेटिव वाइज देखा जाता है। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ कि इसमें बेसिकली कंपेयर होता है। इट इज कंपेरेटिव एंड द मेन रीजन बिहाइंड इट इज unjustified distribution of resources, lack of opportunity, socio-economic reason like lower caste have higher poverty, and regional causes like Eastern India poverty is higher। देखिए, अब ये रिलेटिव पॉवर्टी है जो क्यों उत्पन्न हुई। तो रिलेटिव पॉवर्टी में आपको एग्जांपल लेकर बताया कि एक गांव में 100 लोग रहते हैं, उसमें 10 लोग बहुत अमीर हैं और 10 लोग बहुत गरीब हैं, और 80 लोग हैं जो एवरेज हैं। तो आखिर ये 10 लोग ज़्यादा अमीर कैसे हो गए और ये 10 लोग गरीब कैसे हो गए। तो इसका मूल कारण है फ्रेंड्स कि अनजस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी संसाधन है
तो उन संसाधन का है जो अन्यायपूर्वक उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। तो रिलेटिव पॉवर्टी में यही देखा जाता है, यह कंपेरेटिव इन नेचर होता है। और आप देख सकते हैं कि जो हमारे प्यारा भारत है, तो इधर आपका वेस्टर्न इंडिया हो गया और इधर आपका हो गया ईस्टर्न इंडिया। तो आप देखते होंगे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान साइड में ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं, गुजरात साइड ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं, लेकिन जो हमारा ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पे गरीबी ज़्यादा है। तो गरीबी क्षेत्र वाइज भी है, तो इसे भी रिलेटिव पॉवर्टी के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बता ही दिया कि अनजस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इसका मूल कारण है, साथ ही साथ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी ये भी एक मूल कारण है आखिर रिलेटिव पॉवर्टी होने का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि मेथड टू डिटरमाइन द रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी को नापने के लिए कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं, मैं फिर से बता देता हूँ कि मैंने अभी सबसे पहले आपको पॉवर्टी का डिफिनेशन बता दिया। इसके बाद टाइप्स ऑफ पॉवर्टी मैंने 2 प्रकार बता दिए टेक्निकल बेसिस पे। पहला रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है, कंपैरेटिव होता है, ठीक है, तुलनात्मक होता है। और इसका मूल कारण क्या होता है, तो अनजस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड सम सोशियो इकोनॉमिक रीजन, यानी 3 कारण हैं ये रिलेटिव पॉवर्टी होने का, ठीक है। आप सोशियो इकोनॉमिक रीजन में दिखा सकते हैं कि लोअर कास्ट में गरीबी ज़्यादा है, और साथ ही साथ रीजनल का यानी क्षेत्रीय कारण क्या है, तो उसमें है कि ईस्टर्न इंडिया में गरीबी ज़्यादा है वेस्टर्न इंडिया से। तो ये हो गया रिलेटिव पॉवर्टी। अब रिलेटिव पॉवर्टी को नापते कैसे हैं, मापते कैसे हैं, तो मेथड टू यूज द रिलेटिव पॉवर्टी। देखिए सबसे पहला है लॉरेंज कर्व। अब देखिए जो स्टूडेंट पीटी की तैयारी कर रहे होंगे उनसे सीधे पूछा जाएगा कि लॉरेंज कर्व क्या है, तो लॉरेंज कर्व गरीबी नापने का एक तरीका है, ठीक है, मेथड है। अब उसके अंदर जाएं, ज़्यादा यदि डीप में जाएं तो रिलेटिव पॉवर्टी नापने के लिए लॉरेंज कर्व का यूज होता है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो लॉरेंज कर्व क्या होता है, देखिए लॉरेंज कर्व एक कर्व है जो रिसोर्स वर्सेस पॉपुलेशन, यानी कि रिसोर्स वर्सेस पॉपुलेशन का एक कर्व है जिसमें जो आइडियल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रेंड्स वह स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। लेकिन ऐसा किसी राज्य में न किसी देश में हुआ है कि जितना परसेंट पॉपुलेशन उतना उनका रिसोर्स। जैसे आपको मैं समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 10% पॉपुलेशन हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे 10% रिसोर्स होना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, न्याय के साथ इनका रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे 50% यहाँ पे आ रहा है, तो 50% रिसोर्सेस हैं जो 50% पॉपुलेशन के पास है। इसका मतलब ये तो काफ़ी बैलेंस सिचुएशन है, काफ़ी संतुलित सिचुएशन है। लेकिन फ्रेंड्स रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, ये आइडियल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेट लाइन होता नहीं है। रियलिटी में होता है, जो होता है वह कर्व होता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ से क्लियर पता चलेगा कि यहाँ पर लगभग मान लीजिए कि 50% पॉपुलेशन आ रहा है, और 50% पॉपुलेशन के पास रिसोर्सेज कितना है, तो मुश्किल से 10% है, आप देख सकते हैं। तो क्या हो गया, ये अनजस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया। तो लॉरेंज कर्व में हम यही नापते हैं कि रिलेटिव पॉवर्टी को नापते हैं, जिसमें क्लियर पता चल जाता है अनजस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को, ठीक है। तो लॉरेंज कर्व हो गया फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया। आपको एग्जाम में मेंस का आप एग्जाम दीजिएगा तो आपको एक रिसोर्स इधर दिखा देना होगा, इधर पॉपुलेशन, और एक आप आइडियल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दीजिए और एक रियल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। बस यही आपका लॉरेंज कर्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो नापते हैं हम लोग रिलेटिव पॉवर्टी वो है गिनी कोफिशिएंट। तो मेंस में पूछा जा सकता है, ऐसे डायरेक्ट तो गिनी कोफिशिएंट से प्रश्न नहीं होंगे। पॉवर्टी के मेजर करने का जो तरीका है उनमें इनका रिलेटिव पॉवर्टी मेजर करने में इनका अहम रोल होगा। लेकिन ये पीटी में पूछे जा सकते हैं कि गिनी कोफिशिएंट किससे संबंधित है, तो फ्रेंड्स गिनी कोफिशिएंट है जो रिलेटिव पॉवर्टी को नापने से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे रिसोर्स, यहाँ पे पॉपुलेशन, ये आपका आइडियल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है। और ये आपका हो गया जो वो हो गया रियल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें गिनी कोफिशिएंट में क्या है कि इसमें एरिया लिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, देखिए इसको ट्रायंगल बना दिया गया है। ऐसे ट्रायंगल तो है नहीं, लेकिन अप्रॉक्स इसे ट्रायंगल लेकर के इसको सूचित किया जाता है, दिखाया जाता है, सिंबलाइज किया जाता है, ठीक है। और एक ट्रायंगल आपका है ओ ए बी जो बड़ा वाला ट्रायंगल है। देखिए यदि फ्रेंड्स ये आपका क्या हो गया कि छोटा वाला ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल फ्रेंड्स वह आपका आइडियल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो बड़ा वाला ट्रायंगल होगा। लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा है, ए वाला बन रहा है, ठीक है, जो रियल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें एक शर्त है कि ट्रायंगल
OAC यानी छोटा वाला ट्रायंगल डिवाइडेड बाय ट्रायंगल OAB बड़ा वाला ट्रायंगल, इसे हम लोग गिनी कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। और गिनी कोफिशिएंट यदि ट्रायंगल OAC जो OAC है जो यदि जीरो हो जाए फ्रेंड्स, यह जीरो हो जाए यानी कि कर्व लाइन बन जाए, एक जो आपका कर्व है लाइन बन जाए, तो यह आइडियल कंडीशन होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका इनकम जो यहाँ पे इनइक्वलिटी है, मतलब असमानता यहाँ पे काफ़ी कम है, ठीक है, असमानता काफ़ी कम है, ठीक है। यदि ट्रायंगल OAC जो ए वाला ट्रायंगल यदि जीरो हो जाए, लेकिन यदि यही छोटा वाला ट्रायंगल है जो बड़ा वाला ट्रायंगल के बराबर हो जाए, इसका मतलब वहाँ पे इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीमली है, ठीक है। और इसके बाद गिनी कोफिशिएंट यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे गिनी कोफिशिएंट हो जाएगा फ्रेंड्स, वह 0 हो जाएगा आइडियल कंडीशन के केस में, क्योंकि ट्रायंगल आपका OAC का एरिया है जो 0 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल OAC का एरिया और ट्रायंगल OAB का एरिया बराबर हो जाता है, इससे कारण यहाँ पे एक्सट्रीमली इनइक्वलिटी है, बहुत ही ज़्यादा असमानता है। तो इन दिस वे गिनी कोफिशिएंट लाइज बिटवीन 0 से 1, यहाँ पे 0 to 1, यानी यहाँ से आपको पता चला कि गिनी कोफिशिएंट फ्रेंड्स वो 0 से 1 के बीच में लाइज करता है, ठीक है। अब देखते हैं कि इंडिया का गिनी कोफिशिएंट 2011 में कितना था और प्रेजेंट जो वर्तमान में जो रियल एस्टीमेट है, रिसेंट एस्टीमेट है, वो कितना है। तो 2011 में भारत का गिनी कोफिशिएंट 0.35 था, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जो वर्तमान में इसका एस्टीमेट है वह है 0.49, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.1 की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, असमानता है जो इनइक्वलिटी है जो बढ़ती जाती है। इसका मतलब भारत है जो 2011 में भारत में असमानता कम थी देन प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे डाटा आप देख रहे हैं गिनी कोफिशिएंट का डाटा है जो बढ़ रहा है, 0.35 से 0.49 हो गया है, ठीक है। तो आप इस डाटा को मेंस में पुष्टि कर सकते हैं। देखिए भारत में वर्तमान में गरीबी घटी नहीं है, वर्तमान में गरीबी बढ़ ही रही है। कैसे बढ़ रही है, तो गिनी कोफिशिएंट 2011 का जो डाटा है वो 0.35 है और अभी रियल एस्टीमेट है जो रिसेंट एस्टीमेट है वह है 0.49 है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि भारत में असमानताएँ बढ़ रही है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक है क्विंटाइल रेशियो, इससे भी रिलेटिव पॉवर्टी को नापा जाता है। इसमें होता क्या है कि टोटल इनकम ऑफ द 20% हाईएस्ट अर्निंग पॉपुलेशन, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, किसी गांव में 100 लोग रहते हैं, उसमें 20 लोग जो सबसे ज़्यादा कमाते हैं और 20 लोग फ्रेंड जो सबसे कम कमाते हैं। जो 20 लोग सबसे ज़्यादा कमाते हैं उनका इनकम कितना हुआ टोटल, डिवाइडेड बाई 20 लोग जो सबसे कम कमाते हैं, यानी कि पहले टोटल इनकम ऑफ द 20% ऑफ हाईएस्ट अर्निंग पॉपुलेशन बटे टोटल इनकम ऑफ 20% ऑफ लोएस्ट इनकम जनरेटिंग पॉपुलेशन का रेशियो होता है, वही क्विंटाइल रेशियो होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्विंटाइल रेशियो यदि ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब इनइक्वलिटी ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में क्या है, ऊपर में 20% वैसे पॉपुलेशन का जनसंख्या है, उनका इनकम है जो सबसे ज़्यादा कमाते हैं। तो ये जितना ज़्यादा बड़ा जनसंख्या इसका होगा, इसका मतलब इनइक्वलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। तो क्विंटाइल रेशियो जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा है इनइक्वलिटी। अब देखिए NSSO का रिपोर्ट है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, बोलता है कि क्विंटाइल रेशियो भारत का 6.5 है, ठीक है। जबकि हम बात करें फ्रेंड्स UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो चाइना का जो बताया गया है, जो चाइना का जो क्विंटाइल रेशियो बताया गया है फ्रेंड्स वह 10.1 है, पाकिस्तान का 4.2 है और मार्शल आइलैंड का 70 है। देखिए जितना ज़्यादा यदि आपका क्विंटाइल रेशियो हो रहा है वहाँ पे इनइक्वलिटी उतना ज़्यादा है। अब आप कहिए कि चाइना में तो यहाँ पे इसका हाई है देन पाकिस्तान, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं क्या बोला हूँ, 20% पॉपुलेशन हैविंग हाईएस्ट इनकम बट 20% पॉपुलेशन हैविंग लोएस्ट इनकम। तो पाकिस्तान में जो हाईएस्ट इनकम वाले लोग हैं उनका भी यदि टोटल इनकम कम है तो ये रेशियो तो उनका कम तो होगा ही ऑलरेडी। इस चलते आपको कन्फ्यूजन आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। चाइना का 10.1 है, पाकिस्तान का 4.2 है और मार्शल आइलैंड का 70 है, क्योंकि ये सब डाटा हैं जो UNDP के द्वारा दिया गया है। और जो डाटा है फ्रेंड्स वह आपका NSSO के द्वारा जो डाटा दिया गया वह 6.5 है, इसे भी आप ख्याल रखिएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि हम लोग रिलेटिव पॉवर्टी कैसे मेजर करते हैं। तो रिलेटिव पॉवर्टी मेजर करने का 3 तरीका, पहला मैंने आपको बताया लॉरेंज कर्व, ठीक है। दूसरा जो था फ्रेंड्स वो था गिनी कोफिशिएंट, उसमें ट्रायंगल वाला कंसेप्ट था और 2 केस लेकर के हम समझाए थे कि यदि गिनी कोफिशिएंट 0 आ रहा है इसका मतलब वहाँ पे इनइक्वलिटी नहीं है, यदि गिनी कोफिशिएंट 1 आ रहा है इसका मतलब वहाँ पे एक्सट्रीमली इनइक्वलिटी है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया वह था क्विंटाइल रेशियो, जिसमें 20% वैसे लोग जिनका इनकम सबसे हाईएस्ट है और उनका इनकम बट
20% वैसे लोग जिनका इनकम सबसे कम है, उनका रेशियो ही क्विंटाइल रेशियो होता है, और जितना ज़्यादा क्विंटाइल रेशियो, इनइक्वलिटी असमानता उतना ही ज़्यादा। भारत का इन जो एनएसएस के द्वारा जो डाटा है क्विंटाइल रेशियो का, वह है फ्रेंड्स, वह है आपका 6.5। जबकि बात करें हम चाइना की, तो चाइना का 10.1 और पाकिस्तान का 4.2 और मार्शल आइलैंड का 70। ठीक है, तो आप इन डाटा का मेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेजर्स टेकन टू लिमिट द रिलेटिव पॉवर्टी। देखिए, रिलेटिव पॉवर्टी को कम करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सा स्टेप लिया गया है। तो रिलेटिव पॉवर्टी कैसे हुआ था, तो अनजस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा था फ्रेंड्स, वह था आपका लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इसी तरह से कुछ कास्ट हैं उनमें ज़्यादा गरीबी थी, कुछ क्षेत्र है उनमें ज़्यादा गरीबी थी, तो यही सब हमने देखा था। ठीक है, तो रिलेटिव पॉवर्टी को कम करने के लिए जो स्टेप लिए गए हैं, पहला है स्टेप टेकन फॉर द लैंड रिफॉर्म, यानी अनजस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस है, इसमें कुछ वर्ग के पास ज़्यादा ज़मीन है और कुछ वर्ग के पास ज़मीन है ही नहीं, तो इस ज़मीन को लैंड रिफॉर्म की सहायता से है जो दोनों को बराबर किया गया। ठीक है, ताकि असमानता कम हो। ठीक है, नेक्स्ट है टू इंक्लूड द इनकम डिस्पैरिटीज इन इनकम टैक्स। देखिएगा आप, इनकम टैक्स में क्या होता है कि जो ज़्यादा कमाते हैं उन पर टैक्स उतना ज़्यादा लगता है। जैसे मान लीजिए कि कोई 8 लाख कमा रहा है, तो उस पर मान लीजिए टैक्स लग रहा है 5%। कोई कमा रहा है 20 लाख, तो उस पर टैक्स लग जाता है, वो लग जाता है 20%। यानी आप देख रहे हैं कि जो कम कमाता है उस पर कम टैक्स, जो ज़्यादा कमाता है उस पर ज़्यादा टैक्स। इससे क्या होगा कि गरीब लोग हैं जो कम कमा रहे हैं, उनका भी इनकम है जो कुछ बचे उस सेविंग कर सकें, और यहाँ पे समानता यानी इक्वलिटी है जो स्थापित हो, इस्टेब्लिश्ड हो। ठीक है, अब देखिए हमने बताया आपको कि गवर्नमेंट है जो पहला लैंड रिफॉर्म की, दूसरा है जो कहीं ना कहीं टैक्स में इनकम डिस्पैरिटी अपनाई है, टैक्स स्लैब में जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें। इसके बाद जो 11th 5 ईयर प्लान और 12th 5 ईयर प्लान, उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई थी। देखिए, इंक्लूसिव ग्रोथ होता क्या है, तो समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब होता है हर किसी का विकास। हर किसी का विकास करना मतलब हर लोग का विकास, हर क्षेत्र का विकास। ठीक है, हर जाति का विकास, हर धर्म का विकास, हर लिंग का विकास। ठीक है फ्रेंड्स, तो 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना 11th एंड 12th 5 ईयर प्लान में इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये भी है जो रिलेटिव पॉवर्टी को कम करने में एक अहम रोल निभाया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने 3 स्टेप आपको बता दिए कि कैसे रिलेटिव पॉवर्टी खत्म किया जाएगा। अब देखिए हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है फ्रेंड्स, अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में होता है कि जैसे 100 लोग हैं, ठीक है, तो इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि कौन किससे कितना गरीब है। इसमें सीधे क्या किया जाएगा कि एक बाउंड्री बनाया जाएगा। इस बाउंड्री के ऊपर होंगे वो सभी होंगे जो एवं पॉवर्टी लाइन होंगे, और इस बाउंड्री के नीचे होंगे जो बिलो पॉवर्टी लाइन होंगे, यानी गरीब होंगे। ये बस एक बाउंड्री बना दिया गया है, इसमें रिलेटिव का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, बस एब्सोल्यूट है। तो इट इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी लाइन, इसे एक गरीबी रेखा से निर्धारित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिफोर अब देखिए हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। भारत में बेसिकली जो होता है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी ही निकाला जाता है। ऐसे रिलेटिव पॉवर्टी भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं, लेकिन ज़्यादातर रिलेटिव पॉवर्टी हैं जो यूएसए वगैरह में आपको जो डेवलप्ड नेशन है वहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, और एब्सोल्यूट पॉवर्टी है जो डेवलपिंग नेशन में देखने को आपको मिलती है। तो इट इज़ डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी लाइन, या पॉवर्टी लाइन के बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है। अब देखिए 2004-05 का जो समय था, इससे पहले जो गरीबी नापने का जो तरीका था फ्रेंड्स, वो कैलोरी इनटेक पे था। ठीक है, कौन कितना कैलोरी ले रहा है, इस आप टर्म को ध्यान दीजिएगा, कैलोरी इनटेक। पहले जो बेस लाइन था पॉवर्टी नापने का हुआ था कैलोरी इनटेक। ठीक है, जिसमें क्लियर बताया गया था कि यदि कोई रूरल एरिया का है यानी ग्रामीण क्षेत्र का है, वह एक दिन में 2400 कैलोरी यदि ले रहा है फूड इनटेक, तो वह है जो एवं पॉवर्टी लाइन है। जबकि कोई आदमी है जो अर्बन एरिया में रह रहा है यानी शहरी क्षेत्र में रह रहा है, और उनका यदि कैलोरी इनटेक है वह 2100 कैलोरी है या फिर इससे ज़्यादा है, तो वो हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर माने जाएंगे, यानी वो एवं पॉवर्टी लाइन आएंगे। जबकि यदि वो 2100 कैलोरी से कम वो खपत कर रहे हैं, उन्हें कम मतलब कि अनाज मिल रही है, न्यूट्रिएंट्स मिल रही है, तब वो हैं जो कहीं ना कहीं वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे। तो यही आपका बेस रखा गया था, रूरल में 2400 और अर्बन में 2100 कैलोरी। ये 2004-05 के पहले यही बेस बनाया जाता था। लेकिन 2004-05 के बाद से कहीं ना कहीं
पर पर्सन पर मंथ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये टर्म आप ध्यान रखिएगा। पहले कैलोरी इनटेक, यह टर्म आपको एग्जाम में वहाँ पे आंसर में आना चाहिए, कैलोरी इनटेक। और दूसरा है पर पर्सन पर मंथ कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि एक आदमी पर एक महीने में कंजप्शन और एक्सपेंडिचर पे कितना खर्च हो रहा है, अब इसके आधार पर निर्धारित किया जाएगा गरीबी। ठीक है, तो इसके आधार पर जो गरीबी निर्धारित की गई थी, तो सबसे पहला जो रिपोर्ट आया था वो आया था एस तेंदुलकर, सुरेश तेंदुलकर जी के द्वारा। तो सुरेश तेंदुलकर ने पर पर्सन पर मंथ कंजप्शन एक्सपेंडिचर रखे थे, वह रखे थे 816 रुपया रूरल एरिया के लिए, यानी ग्रामीण क्षेत्र के लिए। जबकि फ्रेंड्स 1000 रुपये रखा गया था वह शहरी क्षेत्र के लिए, अर्बन क्षेत्र के लिए रखा गया था। ये एस तेंदुलकर यानी सुरेश तेंदुलकर जी के रिपोर्ट के द्वारा रखा गया था। ठीक है, अब देखिए यह जो रिपोर्ट आया था वह रिपोर्ट आया था 2009-10 में। ठीक है, इसे भी आप ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट है कि ये तो एस तेंदुलकर साहब बोले कि पर पर्सन पर मंथ कंजप्शन एक्सपेंडिचर के आधार पे गरीबी का निर्धारण किया जाएगा, जिस पे 816 रुपीज़ यदि रूरल एरिया में कोई उनका खर्च हो जा रहा है कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर पर्सन पर मंथ, तो वह जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं। ठीक है, और शहरी क्षेत्र की बात करें फ्रेंड्स, तो 1000 रुपये यदि पर पर्सन पर मंथ कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो रहा है और 1000 से ऊपर हो रहा है, तो वह एवं पॉवर्टी लाइन है, यानी गरीबी रेखा से ऊपर है। चलिए 2014 में क्या हुआ कि सी रंगराजन, जो रघुराम राजन साहब हैं, उनकी अध्यक्षता में, उनकी प्रेसिडेंटशिप में एक कमेटी बनाई गई, जिसे भी पॉवर्टी लाइन को निर्धारण करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो यह कमेटी है जो भी बेस क्या ली, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिस तरह से एस तेंदुलकर साहब ने बेस लाइन लिया था कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो ये भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर का ही बेस लाइन सी रंगराजन कमेटी भी लिया। ठीक है, जो 2014 में इसका है जो कमेटी की स्थापना हुई थी। लेकिन फ्रेंड्स मैं बताऊं कि यह जो सी रंगराजन कमेटी है, जैसे एस तेंदुलकर 816 रुपीज़ बोला था, तो इसे बढ़ा करके यह कर दिए 972 रुपीज़ रूरल एरिया में। जबकि शहरी क्षेत्र की बात करें फ्रेंड्स, तो 1000 से बढ़ा करके इसे कर दिया गया है 1407 रुपीज़। यह आपका पर पर्सन पर मंथ कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, यह सी रंगराजन रिपोर्ट के अनुसार और यह एस तेंदुलकर रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, चलिए इसके बाद जब आई गवर्नमेंट, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो सी रंगराजन का जो रिपोर्ट है वह गवर्नमेंट के द्वारा है जो एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही एनडीए गवर्नमेंट, मोदी सरकार जब 2014 में बनी, तो 2015 में गरीबी रेखा को यानी पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए एक नई कमेटी बनाई। तो उसमें नीति आयोग के अध्यक्षता में, प्रेसिडेंटशिप में है जो एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे अरविंद पनगड़िया साहब। ठीक है, लेकिन यह टास्क फोर्स है जो कहीं ना कहीं पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने में सक्षम नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको ये चीज़ों को बता देना है प्रेजेंट ट्रेंड, जैसे पहले कैसे नापा जाता था गरीबी, बेस लाइन क्या ले जाता था, अब बेस लाइन क्या ले जा रहा है। जैसे हम बात करें 2004-05 से पहले, तो बेस लाइन होता था, वह होता था कैलोरी इनटेक, जिसमें 2400 कैलोरी होता था। वह होता था जो रूरल एरिया के लोग हैं वो 2400 कैलोरी या तो 2400 कैलोरी या उससे ज़्यादा यदि ले रहे हैं इनटेक, तो वो गरीबी रेखा के अंदर नहीं आते हैं। और यदि शहरी क्षेत्र के लोग जो 2100 कैलोरी ले लेते हैं, तो वो भी है जो, या उससे ऊपर लेते हैं, तो वह गरीबी रेखा के नीचे नहीं आते हैं। जबकि 2004-05 के बाद है जो एस तेंदुलकर रिपोर्ट के अनुसार पर पर्सन पर मंथ कंजप्शन एक्सपेंडिचर के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण हुआ, जो कि सी रंगराजन कमेटी भी बना 2014 में। तो ये भी है जो पुष्टि किया है जो एक्सपेंडिचर और कंजप्शन को ही बेस लिया। बस इसमें फ़र्क है कि 816 रुपये जो एस तेंदुलकर जी के द्वारा बनाया गया था, उसे बढ़ा करके वह कर दिया गया है फ्रेंड्स, वह 972 रुपये कर दिया गया। और ये तो आपका रूरल एरिया में, और अर्बन एरिया में कर दिया गया, वह कर दिया गया आपका 1000 रुपया से 1407 रुपया। चलिए फिर एक अरविंद पनगड़िया, जो नीति आयोग की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाई गई, वह टास्क फोर्स है जो सक्षम नहीं हुआ पॉवर्टी लाइन को निर्धारण करने में, डिटरमाइन करने में। ठीक है, अब देखिए सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया एंड बिहार। हम कुछ डाटा पे हमें बात करेंगे कि भारत में गरीबी कितनी थी, अब कितनी है, बिहार में कितनी गरीबी थी, अब कितनी है, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में कितनी गरीबी है, भारत में अर्बन एरियाज में यानी शहरी क्षेत्र में कितनी गरीबी है, बिहार में, बिहार के रूरल एरिया में कितनी गरीबी है, बिहार के अर्बन एरिया में कितनी गरीबी है, वो भी हम लोग देखेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखिए एक
अब कुछ एजेंसी है जैसे एक यूएनडीपी और ओपीएचआई है जो कहीं ना कहीं पॉवर्टी को निर्धारण करती है, डिटरमाइन करती है। उनके कुछ क्राइटेरिया हैं जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, लिविंग स्टैंडर्ड है। ये सब क्राइटेरिया को फॉलो करा करके वो देखते हैं कि कौन कितना गरीब है और गरीबी रेखा का निर्धारण करते हैं, पॉवर्टी का निर्धारण करते हैं। तो एक तो आपका यूएनडीपी और ओपीएचआई का रिपोर्ट हम देखेंगे, उसमें भारत में कितने गरीब हैं, बिहार में कितने गरीब हैं वो देखेंगे। इसके बाद जो दूसरा है फ्रेंड्स वह एस तेंदुलकर के रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे। एस तेंदुलकर कमेटी का जो रिपोर्ट जो दिया गया था 2011-12 में वो क्या बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम देखेंगे सी रंगराजन साहब का रिपोर्ट, वो क्या बोलते हैं कि भारत में गरीबी कितनी है। आखिर क्या वह कंट्राडिक्शन हुआ कि एस तेंदुलकर रिपोर्ट को गवर्नमेंट तो मान ली लेकिन सी रंगराजन कमेटी की जो रिपोर्ट थी वह गवर्नमेंट अब तक नहीं मानी है, तो वो भी उसका कारण देखेंगे, ठीक है। चलिए तो हम सबसे पहले बात करें फ्रेंड्स तो यूएनडीपी और ओपीएचआई जो कि गरीबी का निर्धारण करती है वह एमपीआई बेसिस पे यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के आधार पे। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आपका आता है, वो आता है हेल्थ केयर, एजुकेशन आता है, लिविंग स्टैंडर्ड आता है और भी कुछ कई चीज़ें आती हैं, लेकिन मुख्य चीज़ें यही होती है हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इसके आधार पे यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ओपीएचआई है जो गरीबी का निर्धारण करती है। तो देखिए इसके अनुसार ओपीएचआई और यूएनडीपी के अनुसार फ्रेंड्स एमपीआई की बात करें यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वह इंडिया का 0.121% है, ठीक है। और इसके अनुसार गरीबी यहाँ है जो 27.5% है, क्योंकि बिहार का एमपीआई है फ्रेंड्स मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वह 0.246। देख रहे हैं बिहार इंडिया से कितना ज़्यादा है, ठीक है। और गरीबी की बात करें तो 52.2%, यानी आप देख सकते हैं लगभग दुगना, 27 दूनी 54। आप देख सकते हैं यानी कि अप्रॉक्स डबल टाइम्स इंडिया से बिहार में ज़्यादा गरीबी हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी डाटा आपका लगभग डबल टाइम है एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। तो अब देखिए कुछ आपको मैं बताता हूँ डाटा जिसमें बिहार के कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है और कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे गरीबी कम है। तो देखिए फ्रेंड्स इन बिहार पटना, सिवान, भोजपुर यहाँ पे गरीबी कम है, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्षेत्र हैं जैसे पटना क्षेत्र शहरी क्षेत्र में आती है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों को रोज़गार मिल जाता है, इसके कारण यहाँ पे गरीबी कम है। सिवान की बात करें फ्रेंड्स तो सिवान का जो लैंड है काफ़ी फर्टाइल है और यहाँ पे लोग कृषि से इतनी अच्छी उपज कर लेते हैं कि यहाँ पे गरीबी अनुपात बिहार का जो एवरेज है औसत है उससे कम है। जबकि बात करें भोजपुर की तो भोजपुर का भी लैंड है काफ़ी फर्टाइल है, यहाँ पे ओलिवियल सॉइल है, तो इसके कारण यहाँ पे गरीबी कम है। क्योंकि बात करें तो बिहार में गरीबी ज़्यादा कहाँ है तो देखिए फ्रेंड्स जो क्षेत्र आपका है वह है कोसी रीजन वाला, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट बिहार जैसे अररिया, मधेपुरा, किशनगंज ये सब एरिया है जो कहीं ना कहीं फ्लड प्रोन एरिया हैं। यहाँ पे बार बार भीषण बाढ़ आती हैं जिससे रिसोर्सेस का लॉसेस होता है, लाइव स्टॉक का लॉसेस होता है और कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लॉसेस होता है, जिससे गवर्नमेंट को बार बार बनाना पड़ता है और बार बार उन इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉसेस होता है। तो इसके कारण यहाँ पे गरीबी ज़्यादा व्याप्त है, ठीक है, जो कोसी अंचल वाले हैं और नॉर्थ ईस्ट रीजन वाले हैं एरिया, जिसमें आपका अररिया, मधेपुरा और किशनगंज है। क्योंकि बात करें पटना, सिवान और भोजपुर तो इस एरिया में पॉवर्टी कम है, गरीबी कम है, ठीक है। आप इसको मैप पे भी दिखा सकते हैं ताकि आपको यहाँ से +2 मार्क्स ज़्यादा मिल सके अन्य लोगों से। जैसे आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये आपका भोजपुर वाला एरिया है, ये पटना वाला एरिया है और ये सिवान वाला एरिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये कटिहार है, मधेपुरा है, ठीक है फ्रेंड्स, और एक किशनगंज आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस तरह से आप चीज़ों को दिखा सकते हैं और एरिया को शेडेड भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि क्लियर पता चले ये एरिया है इसमें यहाँ पे पॉवर्टी कम है और एरिया यहाँ पे पॉवर्टी यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए ये तो हमको मैंने आपको बताया किसके अनुसार ओपीएचआई और यूएनडीपी जो कि दोनों मिल करके क्यूमुलेटिव है जो एमपीआई इंडेक्स यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के आधार पे गरीबी का निर्धारण करती है, ठीक है। अब देखिए सचिन तेंदुलकर का सुरेश तेंदुलकर, नोट सचिन तेंदुलकर, तो सुरेश तेंदुलकर साहब हैं उनका रिपोर्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स एस तेंदुलकर रिपोर्ट के अनुसार जो इंडिया में गरीबी है वो 21.9% है, जबकि बिहार में 33.7% है। अब देखिए फ्रेंड्स हम यदि थोड़े इसको ब्रेक करें रूरल और अर्बन में तो रूरल एरिया में जो गरीबी है वह ज़्यादा है, वह 25.7% है, जबकि अर्बन एरिया की बात करें तो यहाँ पे 13.7% इंडिया में
अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्र में गरीबी है। क्योंकि बिहार की बात करें तो ओवरऑल 33.7 है और रूरल एरिया में यहाँ पे ज़्यादा गरीबी है 34.1% और अर्बन एरिया में 31.2%। तो इस तेंदुलकर का मैंने आपको रिपोर्ट बता दिया। आप इस तरह से मैप का यूज कर सकते हैं, डायग्राम का यूज कर सकते हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स पा सकें। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आखिर सी रंगराजन कमेटी ने ऐसा क्या रिपोर्ट दिया कि उस रिपोर्ट को गवर्नमेंट मानी ही नहीं। देखिए, एस तेंदुलकर रिपोर्ट के अनुसार 21.9% भारत में गरीबी है, क्योंकि बिहार की बात करें तो 33.7% है। लेकिन जो सी रंगराजन कमेटी का रिपोर्ट आया उसमें भारत में गरीबी है जो 29.5% तक चला गया। आप सोच सकते हैं, इसके कारण यहाँ पे इस कमेटी को गवर्नमेंट जो एक्सेप्ट ही नहीं की। ठीक है, तो इट इंक्रीज द पर पर्सन पर मंथ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पहले किस तरह से आपका अर्बन एरिया में 1,000 रुपया पहले था एस तेंदुलकर रिपोर्ट के अनुसार पर पर्सन पर मंथ एक्सपेंडिचर कंजप्शन, और इसे बढ़ा करके सी रंगराजन साहब है वो कर दिए 1407 रुपया। क्योंकि हम बात करें फ्रेंड्स रूरल एरिया की तो पहले 816 रुपया था, जिसे सी रंगराजन साहब कर दिए 972 रुपीज़। ठीक है, तो इसमें यही चेंजेस हुआ था और ये राशि जो चेंज हुआ इसके कारण यहाँ पे गरीबी है जो बढ़ गया, इंडिया में 29.5% हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि रूरल एरिया में 816 रुपया से 972, 816 से 972 रुपीज़ कर दी गई और अर्बन एरिया में 1,000 रुपये से 1407 रुपये कर दिया गया। और गरीबी इस प्रकार से 21.9% से बढ़ करके 29.5% हो गई। अब देखिए फ्रेंड, चैलेंजेस रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी, मैंने आपको क्या बताया, डिफिनेशन बता दिया। दूसरा टाइप मैंने बताया टेक्निकल बेसिस पे, रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी में कैसे मेजर करते हैं उसमें मैंने आपको बताया, गिनी कोएफिशिएंट बताया, उसमें मैंने आपको बताया वह क्विंटाइल रेशियो था और एक लॉरेंज कर्व भी बताया। इसके बाद गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप ली थी रिलेटिव पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करें तो उसमें पॉवर्टी लाइन एक निर्धारण किया जाता है, गरीबी रेखा निर्धारण किया जाता है। और पॉवर्टी लाइन भारत में कैसे निर्धारण होता था 2005 से पहले और फिर 2005 के बाद कैसे निर्धारण होता है। और 2005 के बाद मैंने 2 कमेटी आपको बताई, पहला है जो वह था एस तेंदुलकर कमेटी और दूसरा था वह था सी रंगराजन कमेटी। और दोनों ने कितनी रुपीज़ पर पर्सन पर मंथ एक्सपेंडिचर कंजप्शन एक्सपेंडिचर रखा उसके बारे में चर्चा मैंने कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रेंड्स चैलेंजेस रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी लाइन का डिटर्मिनेशन में क्या क्या चैलेंजेज है। ठीक है, तो देखिए पहला जो चैलेंजेज है कि डिफ़िकल्टी इन डिटरमाइनिंग एक्यूरेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर स्पेशली इन द रूरल एरिया। रूरल एरिया में एक्यूरेट कंजप्शन और एक्सपेंडिचर का निर्धारण करना काफ़ी मुश्किल होता है, ये एक समस्या है पॉवर्टी लाइन के डिटर्मिनेशन में। दूसरा है एक्सेस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज़्यादा हैं। लगभग देखा जाए तो जो जॉब्स हैं फ्रेंड्स उसमें 88% जो लोग जॉब करते हैं वह अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब करते हैं। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये तो गवर्नमेंट को सारा रिपोर्ट सही नहीं मिल पाता है, जिसके कारण गरीबी रेखा का निर्धारण करने में, पॉवर्टी लाइन का निर्धारण करने में गवर्नमेंट को दिक्कत होती है। ठीक है, तो पहला आपको हो गया कि यहाँ पे एक्यूरेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर है जो रूरल एरिया में है जो नहीं डिटरमाइन हो पाती है। दूसरा है जो वह है एक्सेस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, लगभग 88% यहाँ जॉब्स हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। ठीक है, गवर्नमेंट तीसरा है जो गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग वेरियस टाइप ऑफ सब्सिडी एंड असिस्टेंट। अब ये गवर्नमेंट बहुत तरह की सब्सिडी भी दे रही है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि भारत में लगभग 80 करोड़ लोग हैं जो पीडीएस के अंतर्गत इनरोल्ड हैं। आप सोच सकते हैं, जो जन वितरण प्रणाली है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसके अंतर्गत इनरोल्ड हैं। तो गवर्नमेंट तो कहीं ना कहीं इन पर सब्सिडी भी तो दे रही है और कई तरीके से और भी किसानों को असिस्टेंट दे रही है, या फिर जो भी पुअर्स हैं उनको कई तरह के स्कीम के द्वारा उन्हें सहायता दी जा रही है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी और ग्रामीण दोनों हैं। इसके बाद और भी कई तरह के सब्सिडी मिलती हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र के थ्रू उनके सीधे बैंक अकाउंट में आती है। तो इसके कारण सब्सिडी और असिस्टेंट गवर्नमेंट देती है, इसके कारण पॉवर्टी लाइन का निर्धारण करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है करप्शन इन पब्लिक लाइफ। आप देखते हैं कि करप्शन इन पब्लिक लाइफ बिहार सहित भारत में बहुत बड़ी समस्या है। किसी भी नीति को, किसी पॉलिसी को सही तरह से इम्प्लीमेंट न कर पाने का और साथ ही साथ सही तरह से सर्वे न कर पाने का। ठीक है, एंड द प्रमोशन ऑफ गेटिंग एक्यूरेट डाटा, द प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग एक्यूरेट डाटा। और कई तरह के लोग भी ऐसे होते हैं जो
जब उन्हें सर्वे करने वाले ऑफिसर्स आते हैं तो उन्हें गलत जानकारी दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मुख्य कारण है कि सही लोगों का पहचान नहीं हो पाता इसके कारण। और गवर्नमेंट है जो पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने में उतनी अच्छे से सफल नहीं हो पाती है, ठीक है। तो लेकिन हम बात करें फ्रेंड्स, इन स्पाइट ऑफ दिस चैलेंजेस, इन चैलेंजेस के बावजूद पॉवर्टी लाइन इज डिटरमाइंड एंड अकॉर्डिंग टू द रिसीव डाटा पॉवर्टी एलिवेशन स्टेप सेकंड। देखिए भले कुछ समस्याएं हैं इसमें, 4-5 मैंने आपको समस्याएं बताई, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट है जो कहीं ना कहीं डाटा को है जो डिटरमाइन करवाती है, पॉवर्टी लाइन बनवाती है और उसी अनुसार स्टेप लेती है ताकि पॉवर्टी को ख़त्म किया जा सके, ठीक है। अब देखिए बेसिस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, कि भारत में क्या क्या बेसिस हैं पॉवर्टी का। तो आप देखिए कि पूरे भारत को हम बांट दें यदि कि क्या क्या कारण है गरीबी का, तो सबसे पहले जो हम बात करें फ्रेंड्स तो कास्ट वाइज, देखिए यहाँ पे आप देखते होंगे कि कुछ लोअर कास्ट हैं उनमें गरीबी ज़्यादा है, पॉवर्टी परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी वहाँ पे ज़्यादा है, निरंतर ज़्यादा है, ठीक है। तो पहला कास्ट बेसिस हुआ आपका। दूसरा आपका बेसिस है फ्रेंड्स वह है रिलीजन, धर्म। जैसे आप देखते हैं कि कुछ ऐसे रिलीजन है जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, जैसे मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, और कुछ ऐसे रिलीजन है जहाँ पे गरीबी बहुत कम है, जैसे जैन हैं, जैन लोग या फिर पारसी लोग, यहाँ पे गरीबी काफ़ी कम है, ठीक है। या फिर सिख लोग भी हो गए, वहाँ पे भी गरीबी काफ़ी कम है। तीसरा हो गया फ्रेंड्स वह है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, क्षेत्र के आधार पर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ईस्टर्न इंडिया है जो ज़्यादा गरीब है वेस्टर्न इंडिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसी तरह से आप देख सकते हैं कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया ज़्यादा गरीब है अर्बन एरिया के मुकाबले। पहला ईस्टर्न इंडिया ज़्यादा गरीब है वो क्षेत्र वाइज, और यदि रीजन वाइज देखें हम, मतलब कि क्षेत्र वाइज उसे भी बोल सकते हैं हम, तो रूरल एरिया में ज़्यादा गरीबी है अर्बन एरिया से, ठीक है। नेक्स्ट है कि डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। एक सर्वे में देखा गया कि जो लोग एजुकेटेड हैं वो लोग के यहाँ गरीबी कम है, और जो लोग इलिटरेट है, निरक्षर हैं, उनमें गरीबी का परसेंटेज है जो ज़्यादा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या बेसिस हैं गरीबी का, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बताएंगे आपको कि रीजन फॉर पॉवर्टी, कि पॉवर्टी के कौन कौन सी रीजन हैं। इसके बाद हम बताएंगे स्टेप टू एलिविएट पॉवर्टी, पॉवर्टी को कैसे ख़त्म किया जाए, कौन कौन सा स्टेप लिया जाए, जैसे एक लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव क्या होना चाहिए, शॉर्ट टर्म इनिशिएटिव क्या होना चाहिए, और गवर्नमेंट कौन कौन सी इनिशिएटिव ली है, ठीक है। चलिए, तो रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया, भारत में गरीबी का मूल कारण क्या क्या हैं। तो पहला एक्सेसिव पॉपुलेशन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पॉपुलेशन है जो एक्सेसिव बढ़ रही है, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसके कारण हो क्या रहा है, जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ जा रही है, इसके कारण यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पे फिर से पॉवर्टी आ जा रही है, और फिर गरीबी हो जा रही है। तो गरीबी से फिर ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि गरीब लोग का कहीं ना कहीं एक मेंटेलिटी है कि इफ़ ही हैव मोर सन्स देन ही हैव, दैट मीन्स ही हैव मोर वर्किंग हैंड्स, मतलब यदि उनके ज़्यादा बच्चे हैं तो वो ज़्यादा उन्हें उनके यहाँ कमाने वाला है। इस तरह के मेंटेलिटी से वो ज़्यादा मतलब बच्चे पैदा करते हैं, और कहीं ना कहीं जनसंख्या फिर से बढ़ती है, और जनसंख्या बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट तो होगा ही, और अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, फिर से आपका पॉवर्टी आ जाएगा। तो ये विशियस साइकिल है, कहीं ना कहीं इस विशियस साइकिल एक मूल कारण है बिहार सहित भारत के गरीबी का, ठीक है। दूसरा है फ्रेंड्स हुआ स्लो पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो भारत का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पेस है वो बहुत ही स्लो है। जैसे हम बात करें 2017-18 की, तो यहाँ ग्रोथ रेट था वह 7.2 था, ठीक है फ्रेंड्स। वही बात करें 2018-19 की तो वह 6.8 था। क्योंकि बात करें 2019-20 की तो 5% था। आप देख सकते हैं कि 2017-18 में जो भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वह 7.2% था, जबकि 2018 में वह 6.8%, और 2019-20 में वह था 5%। तो कहीं ना कहीं ये स्लो पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वह भी गरीबी का एक मूल कारण है। क्योंकि जैसे ही स्लो पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पे जॉब्स क्रिएट नहीं होंगे, जॉब्स नहीं क्रिएट होंगे तो विशियस साइकिल मैंने आपको बताया उसमें तो लोग ट्रैप होंगे ही होंगे, उसमें फंसेंगे ही। नेक्स्ट है सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ फार्मिंग। यहाँ पे लोग जो किसानी करते हैं, लोग खेती लोग करते हैं, उनका मूल लक्ष्य ये होता है कि बस इतना ही हम उपजाएं जिससे
उनका जीवन निर्वाह हो सके, बस वो खाने भर, वो बेचने भर अनाज उत्पन्न नहीं करते हैं। इवन उनके पास एक्स्ट्रा लैंड है, उनके पास एक्स्ट्रा भूमि होता है फिर भी। ठीक है, नेक्स्ट रूरल बैकवर्डनेस। ठीक है, भारत का गरीबी का मूल कारण है कि देखा जाता है कि गरीबी रूरल एरिया में जाता है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कम है, लैक ऑफ फैसिलिटी है। तो इसके कारण होता क्या है कि वहाँ पे गरीबी ज़्यादा व्याप्त है। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं रूरल एरिया में वहाँ पे फोकस करना होगा, तभी भारत में गरीबी मिट सकेगी कुछ हद तक। ठीक है, फिर लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली, यानी भारत में नेचुरल रिसोर्स एक तो क्वांटिटेटिव वाइज भी बहुत ही मतलब कि कम मात्रा में, और क्वालिटी वाइज भी तो उतने अच्छे क्वालिटी के यहाँ पे मिनरल्स नहीं मिलते हैं, जैसे हमें नेचुरल रिसोर्स नहीं मिलते हैं। जैसे एक नेचुरल रिसोर्स हम बात करें कोयला की, तो भारत में जो कोल मिलते हैं वो हाई ग्रेड कोल नहीं होते हैं। ठीक है, मॉडरेट ग्रेड कोल होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हाई ग्रेड कोल के लिए गवर्नमेंट है जो इंपोर्ट करती है वो कोल ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, या फिर अन्य किसी देश से। तो ये भी एक गरीबी का एक मूल कारण है कि यहाँ पे लैक ऑफ रिसोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट है नेचुरल क्लैमिटी। कहीं ना कहीं बिहार में तो ज़्यादा हावी हो जाता है। बिहार में गरीबी का एक मूल कारण नेचुरल क्लैमिटी, क्योंकि देखा जाता है कि नॉर्दर्न बिहार का जो क्षेत्र है वो फ्लड से हमेशा अफेक्टेड होता है। बात करें हम साउदर्न बिहार की, तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट मतलब कि 1-2 ईयर के गैप में ड्राउट्स यानी सुखाड़ आते ही आते हैं। तो ये एक मूल कारण है बिहार में गरीबी के। ठीक है, तो आपको दोनों दिखाना है कि नॉर्थ बिहार में फ्लड और साउथ बिहार में ड्राउट। ठीक है, नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट, एक कहीं ना कहीं एक मूल कारण है गरीबी का। बेरोजगारी, कहीं ना कहीं कोई आदमी को बेरोजगार है, इसका मतलब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वह गरीबी में के चंगुल में, जाल में फंस जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लैक ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी। यहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी की भी कमी है। जैसे आप देखिए एक सिंपल आदमी कोई है, मिडिल क्लास आदमी, ठीक है, तो ऐसा देखा जाता है कि लगभग कोई आदमी अपना 60% पैसा है जो खर्च करता है वह हेल्थ पे खर्च कर देता है। तो यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेशन पे अपने ऑफ स्प्रिंग को, अपने सन और डॉटर को खर्च करते हैं एजुकेशन पे। तो इनके कारण उनका उतना ज़्यादा सेविंग नहीं हो पाता है, और सीवियर अटैक में, छोटे से अटैक में ही वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाते हैं विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी में। ठीक है, इसके बाद इनडेप्टनेस, ये भी गरीबी का एक मूल कारण है, जो कि कहीं ना कहीं किसान कर्ज लेते हैं और कर्ज लेने के बाद वो कर्ज नहीं चुका पाते हैं और वो गरीबी में फंस जाते हैं। नेक्स्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि गरीबी का एक मूल कारण है कि जो रिसोर्सेज और वेल्थ हैं उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए फ्रेंड्स, स्टेप टू एलिविएट पॉवर्टी, पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए स्टेप्स क्या क्या लिए जाए, कदम। तो ये गवर्नमेंट है जो 2 तरह से काम कर रही है। एक काम कर रही है लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव, जिसमें गवर्नमेंट फोकस किया है क्या, तो माइंडसेट बदलने के लिए, जो लोग को गरीबी के प्रति जो माइंडसेट है, जैसे जो गरीब लोग होते हैं वो चाहते हैं कि उनके जितने ज़्यादा बच्चा होंगे तो उतने ही उनके पास हेल्पिंग हैंड है और वर्किंग हैंड है, यानी उतने ही ज़्यादा उनके यहाँ पैसे ला करके कमा करके देगा उनका बच्चा। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। ठीक है, और इसी ट्रैप में वो फंस जाते हैं। जबकि शॉर्ट टर्म इनिशिएटिव की बात की जाए फ्रेंड, तो गवर्नमेंट ऐसे कई इनिशिएटिव लिए हैं जिससे कहीं ना कहीं वह गरीबी को दूर करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम होगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव में जैसे गवर्नमेंट लिया है, इसमें बेसिकली माइंडसेट को यहाँ पे चेंज करेगा गरीबों का। ठीक है, जैसे इस यहाँ पे एजुकेशन फॉर ऑल कर दिया गया है, हेल्थ फॉर ऑल, एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल, टू चेक करप्शन को रोका जा रहा है। इसके लिए डीबीटी लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र का इस्तेमाल हो जा रहा है। फिर जैम ट्रिनिटी का इस्तेमाल हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं करप्शन को चेक किया जा रहा है। ठीक है, टू स्ट्रेंथन ह्यूमन राइट। अब देखिए कहीं ना कहीं मानवाधिकार को भी स्ट्रेंथन किया जा रहा है, मजबूती प्रदान की जा रही है, जैसे कि RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू सर्विस, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट है टू इंक्रीज द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पेस को कैसे बढ़ाया जाए उस पर फोकस कर रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म मेजर से गवर्नमेंट के द्वारा गरीबी को हटाने के लिए, गरीबी की जो मानसिकता है लोगों के बीच उसे हटाने के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म इनिशिएटिव क्या है? ठीक है, शॉर्ट टर्म इनिशिएटिव वो एक स्टेज ऑफ पॉवर्टी या स्टेज को मतलब कि इम्प्रूव करने में मदद करता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म इनिशिएटिव तो अब स्टेज, तो जैसे देखिए एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्कीम। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब कि खुद से रोजगार मतलब कि उत्पन्न करना, और एक एम्प्लॉयमेंट मतलब कि आप किसी के यहाँ जॉब करते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको स्टार्टअप मिला है, स्टैंड अप मिला है। ठीक है, यहाँ से आप कहीं ना कहीं आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे
प्रमोट किया जाता है। जो कि बात करें फ्रेंड्स मुद्रा के लिए, मनरेगा के लिए, ठीक है, और प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना, ये सब कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का एक जरिया है गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे मुद्रा स्कीम में क्या होता है कि 3 तरह के लोन दिए जाते हैं, और गवर्नमेंट और क्या करेगी, पब्लिक यहाँ पे लोन लेगी, ठीक है। एक तो 0 से 50,000, एक 50,000 से आपका जो जाता है वो जाता है 5 लाख, और 5 लाख से 10 लाख, ठीक है। तो इस तरह के 3 लोन मिलती हैं मुद्रा के अंतर्गत। तो ये लोन क्यों दी जाती है, क्योंकि लोग जो MSME में, यानी कि आप बोल सकते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मिडिल इंटरप्राइजेज में गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए लोन्स दे रही है मुद्रा के अंतर्गत। मनरेगा के अंतर्गत लोगों को काम मिल रहा है। आपको पता ही है कि मिनिमम 100 दिन गवर्नमेंट काम देगी आपको 1 साल में, और वो भी देगी कहाँ, तो आपके घर के पेरीफेरी पे ही, ज़्यादा आपको दूर भी नहीं जाना है, ठीक है। ये एक रूरल स्कीम है, मतलब जो सीजनल एम्प्लॉयमेंट देता है। सीजन की 365 दिन में 100 दिन आपको एम्प्लॉयमेंट देगा। नेक्स्ट है वेलफेयर फॉर द बिगर सेक्शन। कुछ ऐसे स्कीम गवर्नमेंट चला रही है जो बिगर सेक्शन के वेलफेयर के लिए, जैसे इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आपको हर साल में 12 रुपये आपको जमा करना होता है, यानी हर महीने में 1 रुपये। तो यहाँ पे आपको दुर्घटना बीमा मिलती है। ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको 330 रुपये डालने होते हैं। और इन द केस ऑफ आपका कोई वैसा नेचुरल क्लेमिटी आता है, या फिर इन द केस ऑफ किसी व्यक्ति का अकाल मृत्यु होती है, या तो उन्हें पैसा दिया जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है पेंशन। जैसे आप देख सकते हैं वृद्धजन पेंशन योजना जो बिहार सरकार द्वारा चलाई जाती है, जिसमें 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को क्या किया जाता है, पेंशन दिया जाता है। नेक्स्ट है स्कॉलरशिप स्कीम। कई तरह का स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती है बिहार सरकार के द्वारा भी और गवर्नमेंट सरकार के द्वारा भी, ठीक है, जो कि बिगर सेक्शन है उन्हें प्रमोट करने के लिए, ताकि उन्हें भी एजुकेशन मिल सके, ठीक है। इसके बाद हेल्थ केयर के लिए आयुष्मान भारत जैसे स्कीम आई है, ठीक है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट है जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, उसके अंतर्गत गवर्नमेंट बोली है कि 2.5% GDP का है वो खर्च करेंगे, हम वो करेंगे हेल्थ फैसिलिटी पे, ठीक है। एजुकेशन के लिए देखिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। वुमेन वेलफेयर के लिए उज्ज्वला दिया गया, ठीक है। तो इस तरह का स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है, जिससे कहीं ना कहीं गरीबी को कम किया जा सकता है और कम किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अब स्कीम रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी, जो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत कौन कौन सा स्कीम है, जैसे NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ठीक है फ्रेंड्स। इसी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत बोला गया था कि गेहूँ 2 रुपये पर केजी, चावल 3 रुपये पर केजी और मोटा अनाज 1 रुपये पर केजी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, जो BPL में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं वही जो मैंने आपको बताया कि आपको क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको BPL कार्ड बनवा देती है, और PDS पे आप जाते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे, और वहाँ जाकर के आप अनाज वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। 3 रुपये चावल, 2 रुपये गेहूँ और 1 रुपये मोटा अनाज, ठीक है। नेक्स्ट है मिड डे मील स्कीम। तो मिड डे मील स्कीम है फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये भी गरीबी को मिटाने में काफ़ी अहम रोल निभा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे का एक टाइम का खाना तो उनका स्कूल में ही मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है पोषण अभियान। तो पोषण अभियान भी, जो गरीबी के कारण कई बच्चे हैं जो उनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास है जो अच्छे से नहीं हो पाती है, जो प्रॉपर जो होना चाहिए, तो इसके अंतर्गत गवर्नमेंट पोषण अभियान चला रही है। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि सितंबर में पोषण अभियान मंथ के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके लिए गवर्नमेंट है जो पोषण सितंबर को डिक्लेयर किया है पोषण मंथ, ठीक है, न्यूट्रिशन मंथ के रूप में। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप लिया गया था, जो कि एक लॉन्ग टर्म मेजर था जिसमें माइंडसेट बदलने की बात की गई थी, और एक शॉर्ट टर्म मेजर था जिसमें एक स्टेज ऑफ पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए, एलिविएट करने के लिए ये चीज़ें की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप टेकन है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं। तो देखिए 7 निश्चय अंडर 7 रिजॉल्व। पहला है वह आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, जिसमें 35% रिजर्वेशन है जो गवर्नमेंट
बिहार गवर्नमेंट है जो महिलाओं को दे रही है। और मैं बताऊं, अमर्त्य सेन जी का एक स्टेटमेंट कोट करता हूं, उन्होंने बोला था कि यदि साउथ एशिया है, जो साउथ एशिया के सारे कंट्री हैं, उनमें यदि गरीबी को ख़त्म करना है तो वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस किया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये 7 रिजॉल्व में आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, इसमें 35% रिजर्वेशन दी जाती हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक अच्छा स्टेप माना जाता है और इससे गरीबी है जो कहीं ना कहीं कम करने में काफ़ी अहम रोल होगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स कि मुख्यमंत्री स्वयं निश्चय सहायता योजना, जिसमें कोई लड़का बेरोजगार है तो उससे गवर्नमेंट है जो 1000 रुपीज़ देगी हर मंथ 2 साल के लिए, ठीक है। और ये पैसा इसलिए देगी ताकि इस पैसा का इस्तेमाल करके वो रोज़गार को खोजे, ठीक है। और तो 7 रिजॉल्व में 2 तरीका मैंने आपको बताया, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, और एक आर्थिक हल, युवाओं का बल। ये भी एक इनिशिएटिव है जिसके अंतर्गत कहीं ना कहीं गवर्नमेंट है जो 4 लाख रुपीज़ बिना कोलेटरल का लोन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। और उनका इंटरेस्ट भी काफ़ी कम है नॉर्मल बैंक से भी। जैसे बैंक से लगभग एजुकेशन लोन पर 10% इंटरेस्ट लेती है, लेकिन जो आर्थिक युवाओं के बल के अंतर्गत, जो 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जो लोन्स जो भी कुछ सैंक्शन हुए हैं, उस पर इंटरेस्ट 4% के आसपास लगते हैं और मैक्सिमम आप 4 लाख तक लोन ले सकते हैं बिना कोलेटरल के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कृषि विकास रोड मैप, यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रोड मैप 3rd, जो 2017 से 2022 तक अभी लागू है। इसके अंतर्गत भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजन किए गए हैं जिससे गरीबी को कहीं ना कहीं मिटिगेट किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, उसको एलिविएट किया जा सकता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम पॉवर्टी सिचुएशन इन इंडिया इज इम्प्रूव्ड। अब इस तरह के जो ऊपर मैंने बिहार सरकार का स्कीम और भारत सरकार की स्कीम जो चलाई जा रही हैं, इससे कहीं ना कहीं पॉवर्टी तो इम्प्रूव हुआ है। जैसे आप ले सकते हैं एग्जाम्पल, कैसे इम्प्रूव हुआ है तो आपको दिखाना होगा कि 2004-05 में गरीबी था फ्रेंड्स, वो 37.2% था इंडिया लेवल पर, जबकि वह है जो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गया है, हुआ 21.9% तक 2011-12 का ये डाटा है, जो कि 21.9% तक रिड्यूस हो गया। जबकि बिहार की बात करें तो 2004-05 में यह 54.5% था, जिससे 33.7% तक 2011-12 में रिड्यूस कर दिया गया है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये क्या बता रहा है, तो बता रहा है कहीं ना कहीं गरीबी तो कम हो रही है उनकी परसेंटेज, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ दिस टाइप ऑफ इम्प्रूवमेंट स्टिल पॉवर्टी एग्जिस्ट इन इंडिया, लेकिन अभी भी कई लोग बोलेंगे कि अभी भी तो भारत में 21.9% गरीबी है, और बिहार की बात करें तो लगभग 33% गरीबी है, 33.7% गरीबी है। तो आखिर ये गरीबी क्यों है, ठीक है। तो इसका क्या क्या कारण है, तो पहला एक्सेसिव स्कीम बट लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो गवर्नमेंट के द्वारा कई तरह की स्कीम चलाई जा रही है जिससे कहीं ना कहीं पॉवर्टी को एलिविएट किया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है, लेकिन इतने ज़्यादा स्कीम है कि उनमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाता है, ठीक है। दूसरा है डिफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, और इसका इम्प्लीमेंटेशन है जो भी उतनी अच्छे से नहीं हो पाता है, उनके इम्प्लीमेंटेशन में कई लूप्स एंड होल्स होते हैं। तो ये भी एक मूल कारण है अभी पॉवर्टी एग्जिस्ट होने का। फिर एक करप्शन इन इम्प्लीमेंटेशन में भी करप्शन होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हुआ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्चुअल बेनिफिशियरी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एक्चुअल बेनिफिशियरी का निर्धारण ही गवर्नमेंट नहीं कर पाती है। यदि रियलिटी में एक्चुअल बेनिफिशियरी का निर्धारण हो जाए तो गवर्नमेंट को काफ़ी आसान होगा गरीबी को ख़त्म करने में, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ अवेयरनेस। अब पब्लिक के बीच में भी अवेयरनेस काफ़ी कम है। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा कई ऐसी स्टेप चलाई जा रही है जो पब्लिक को पता नहीं है, तो अब पब्लिक को पता ही नहीं है तो आखिर करके अल्टीमेट फ़ायदा तो होगा नहीं, और वही लोग फ़ायदा उस स्कीम का उठा लेंगे जो ऑलरेडी क्या है, वो पॉवर्टी से ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस भी है, लैक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, और खुद पब्लिक भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेती है, ठीक है। आप गरीब हैं तो आपको इस तरह के स्कीमों में आपको इंटरेस्ट लेना होगा, तभी तो आप उस स्कीम को पा करके आपका लाइफ कंडीशन है वो सुधर सकता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ। यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ का क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ का फैसिलिटी भी नहीं है, ये भी एक मूल कारण है। और दिस प्रैक्टिकल चैलेंजेस नीड टू बी सॉल्व्ड, और यही सब चैलेंजेस को सॉल्व करना होगा। हम उनको सजेस्टिव में यहाँ पे देंगे, ठीक है। थ्रू विच द पॉवर्टी एलिविएशन इफेक्टिवनेस कैन बी इम्प्रूव्ड, और इससे कहा कि जो पॉवर्टी एलिविएशन है वो इफेक्टिवली इम्प्रूव्ड होगा, ठीक है। अब देखिए कुछ इनिशिएटिव है, इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट के द्वारा लेना चाहिए, जो हम सजेस्टिव मेजर दे रहे हैं। देखिए टू इंक्रीज द यूज ऑफ ICT ऑफ
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाइए। ठीक है, द यूज ऑफ द आधार इन डिटर्मिनेशन ऑफ बेनिफिशियरी, अब जो बेनिफिशियरी है उसका डिटर्मिनेशन निर्धारण करने के लिए आधार का इस्तेमाल आप कीजिए। नेक्स्ट है विद द यूज ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन फैसिलिटी इम्प्रूव द अवेयरनेस लाइक द, देखिए अब अवेयरनेस आपको फैलाना होगा क्योंकि यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन हो नहीं रहा है। पब्लिक पार्टिसिपेशन कब होगा, तब टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर पे उन सारे स्कीम को आप बताते हैं, उन स्कीम के प्रोविजंस को बताते हैं, यानी कि पब्लिक कम्युनिकेशन की सहायता लेकर के आप लोगों का अवेयरनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ सोशल ऑडिट, आप सोशल ऑडिट का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे करप्शन कम हो। ठीक है, नेक्स्ट है टू डेवलप ए ग्रीवांस रिड्रेसल, आपको ग्रीवांस रिड्रेसल आपको ऐसा मैकेनिज्म एक डेवलप करना होगा। और प्रियोरिटी टू वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट पर मेन फोकस आपको देना होगा। और ऐसा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अमर सेन, ही सेड दैट इफ साउथ एशिया वांट टू रिड्यूस द पॉवर्टी देन दे शुड हैव टू फोकस ऑन द वुमेन एम्पावरमेंट। तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट पर फोकस किया जाना चाहिए और उनका स्टेटमेंट भी कोट कर सकते हैं। ठीक है, और टू इंक्रीज द जैम ट्रिनिटी, यहाँ पे जन आधार मोबाइल ट्रिनिटी को आपको बढ़ावा देना होगा, जैसे कि डीबीटी इसका बेस्ट एग्जांपल है। और इन दिस वे थ्रू दिस मेजर, और इस तरीके से ये सब मेजर्स के द्वारा द स्टेज ऑफ पॉवर्टी कैन बी इम्प्रूव्ड, और ये पॉवर्टी का स्टेज है जो ये इम्प्रूव किया जा सकता है। और बट फॉर द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, लेकिन लंबे समय के सोल्यूशन के लिए देयर इज ए नीड टू चेंज द मेंटेलिटी बाय प्रमोटिंग द स्किल डेवलपमेंट, लेकिन लंबे समय के चेंजेस के लिए आपको, तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेज ऑफ पॉवर्टी तो इन सारे स्कीम के द्वारा, इस मेजर के द्वारा इम्प्रूव हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए आपको उनके मेंटेलिटी को बदलना होगा। तो कैसे उनका मेंटेलिटी बदलेगा, तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, इंकरेजिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आप आर्थिक सुधार लाइए, इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी में सुधार लाइए, और फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, और आपको सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस करना होगा, तभी है जो भारत में गरीबी है जो कहीं ना कहीं कम होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको एक गरीबी का टॉपिक आपको अच्छे से करा दिया फ्रेंड्स। तो ऐसे में एक दो स्टेटमेंट आपको और बता देता हूँ, जैसे आप इसका इस्तेमाल मेंस में कर सकते हैं। जैसे ऑक्सफैम का रिपोर्ट के अनुसार बोला जाता है कि इंडिया का 70% एसेट है जो मात्र 1% लोगों के पास है। देख रहे हैं कितना इनइक्वलिटी को दर्शा रहा है, असमानता को दर्शा रहा है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं पे कोट करने के लिए। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक के अनुसार बोला गया है कि पर पर्सन यदि $1.9 कोई कमा ले रहा है या फिर इससे ऊपर कमा रहा है तो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। यानी पॉवर्टी लाइन क्या है, $1.9 एक दिन का इनकम होना चाहिए। यदि इससे कम कमा रहा है तो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, और यदि इससे ज़्यादा कमा रहा है $1.9 से तो ऊपर है। ये वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन है। ठीक है, और एक और मैं आपको बता दूं कि भारत का बैकवर्डनेस का मूल कारण क्या है, पॉवर्टी ही है। ठीक है, यानी पॉवर्टी इज द मेन काउजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इंडिया। ये सब चीज़ों को आप कहीं कहीं कोट कर सकते हैं एग्जाम में। देखिए फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपको पॉवर्टी के सारे एंगल को कवर कर दिया है। ठीक है, जैसे मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, मैंने आपको डिफिनेशन बताया, इसका टाइप्स बताया मैंने, टेक्निकल बेसिस पे रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इसके बाद क्या क्या चैलेंजेज है रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन के डिटर्मिनेशन में क्या क्या चैलेंजेज मैंने उसके बारे में बताया। इसके बाद बेसिस ऑफ पॉवर्टी का क्या क्या बेसिस हैं, इसमें कास्ट वाइज, रिलीजन वाइज, रीजन वाइज मैंने बताया। इसके बाद फिर क्या क्या रीजन है गरीबी का उसको चर्चा किया। इसके बाद स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन सा स्टेप लिया गया, तो लॉन्ग टर्म मेजर मैंने बताया, शॉर्ट टर्म मेजर मैंने बताया। लॉन्ग टर्म मेजर कहीं ना कहीं गरीबी का माइंडसेट को दूर करने के लिए गवर्नमेंट चला रही है, और शॉर्ट टर्म में जो स्टेज ऑफ पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट चला रही है, जिसमें कई तरह के एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम को मैंने बताया शॉर्ट टर्म मेजर में, और साथ ही साथ कई तरह के वेलफेयर स्कीम के बारे में बताया, और फूड सिक्योरिटी के बारे में बताया कि इस तरह के स्कीम के द्वारा गवर्नमेंट है जो पॉवर्टी गरीबी को ख़त्म करने के लिए स्टेप लिए है। ठीक है, उस वक्त मैंने कुछ सजेस्टिव मेजर भी दिए कि कैसे आईसीटी का इस्तेमाल करें, सोशल ऑडिट को प्रमोट करें, इसके बाद करप्शन को चेक करने के लिए आपको डीबीटी का इस्तेमाल करना है, जैम ट्रिनिटी का इस्तेमाल करना है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से कवर कर दिया। तो मैंने पॉवर्टी के सारे एंगल को कवर कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप में एक पूरा टॉपिक मैंने आपको बता दिया। भले ये वीडियो लगभग 1 आवर के हो गए हों, लेकिन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फलदायी होगा। और फ्रेंड्स, मैं अगले दिन फिर एक नया इकोनॉमिक्स का टॉपिक जो है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, इसे भी मैं कवर कर दूंगा। और
मैं वही टॉपिक कवर कर रहा हूँ जो बीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। और यदि आपके मन में भी कुछ सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इसका एडवांटेज ले सके। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।